हुलिये के लफ्ज़ पर तो जैसे एक पल के लिए मेरी धड़कन ही बंद हो गई। अगर इस शख्स को मेरे हुलिया मालूम था तो इसे मुझ पर शक क्यों नहीं हो रहा था? क्या इसकी वजह ये थी कि ड्राइंग रूम में मध्यम रोशनी थी, या ये कि मालिनी के पुलिस ऑफिसर बाप की नज़र कमज़ोर थी, या ये कि वो अपने होने वाले दामाद के बारे में कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो कोई जासूस भी हो सकता है। बहरहाल अभी तक इसने मुझे पहचाना नहीं था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिले। वीडियो पसंद आने की सूरत में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अब तो मुझे वहाँ एक एक पल पूरे साल का महसूस हो रहा था। मैंने जल्दी से कॉफ़ी के 2 घूंट लिए और प्याली मेज़ पर रख कर इजाज़त चाहने ही वाला था कि फ़ोन की घंटी बज उठी। मिस्टर आय ने तामिल ज़बान में फ़ोन पर किसी से बातचीत शुरू कर दी। मुझे सिर्फ एक ख़तरा था कि अगर वाकई कोई खुफिया पुलिस का आदमी मेरा पीछा कर रहा था तो इसने ज़रूर महकमे को फ़ोन कर दिया होगा कि कातिल फलां सड़क के बस स्टॉप से किसी लड़की की गाड़ी में बैठकर फ़रार हो गया है। और अगर इस वक्त महकमे का कोई ऑफिसर यहाँ बात मालिनी के बाप फ़ोन पर बता रहा है तो वो जब फ़ोन बंद करके मालिनी को यही बात बताएगा तो इसे फ़ौरन मालूम हो जाएगा कि बस स्टॉप से तो इसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया था। इंतहाई असाब शिकन खड़ी थी। मालिनी के बाप ने बात ख़त्म करके रिसीवर रख दिया। मालिनी ने अपने बाप से अंग्रेज़ी में कहा, डैडी आप इस प्लाट को बेच दें। बैंक से मज़ीद कर्जा लेकर मकान बनाया तो इसकी किस्तें नहीं उतार सकेंगे। मैंने सुकून का गहरा सांस लिया। ये हम सब की खुशकिस्मती थी कि फ़ोन पर मालिनी का बाप किसी अपने नए प्लाट पर मकान बनाने के बारे में बात कर रहा था। इसका मतलब था कि कोई शख्स मेरा ताक़ुब नहीं कर रहा था। ये महज मेरा ख्याल था। मैंने इजाज़त चाही तो मालिनी के बाप ने पूछा, बेटा तुम वापस कब जा रहे हो? मैंने कहा, अभी कुछ रोज़ रिचनापुली में ही रुकना पड़ेगा। हमें अपने घर का एड्रेस दे दो, हम तुम्हारे पिताजी को खत लिखना चाहते हैं। बूढ़ा बहुत संजीदा था। मालिनी उठकर डेक के पास चली गई थी। मैंने मालिनी के बाप का हाथ थाम कर पुरइत्माद लहजे में कहा, आप फिक्र ना करें, पिताजी आजकल दार्जिलिंग गए हुए हैं। जो ही वो वापस आ गए मैं आपको खुद आकर एड्रेस दे जाऊंगा। वो मुस्कुराता हुआ उठा, मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, जीते रहो, भगवान तुम्हें सुखी रखे। अब आते रहना यहाँ, ये भी तुम्हारे पिताजी का घर है। खुदा बचाए ऐसे पिताजी से जिसे मेरी गिरफ्तारी के लिए शहर भर में पुलिस और खुफिया पुलिस के आदमियों का जाल ला रखा था। मालिनी मेरे साथ कोठी के गेट तक आई। मैं तुम्हें होटल तक छोड़ आती हूँ, लेकिन अब मैं ये ख़तरा मोल नहीं लेना चाहता था, क्योंकि पुलिस और सीआईडी के आदमी मालिनी को ज़रूर जानते होंगे। अगर इन्होंने मुझे इसके साथ देख लिया तो मेरा गिरफ़्तार हो जाना यकीनी था। चनाचा मैंने बहाना बनाया कि मैं पैदल चलना चाहता हूँ। साथ ही इसे ये भी बताया कि मैं कुछ दिनों के लिए मद्रास जा रहा हूँ, ताकि वो ना तो मेरे होटल आए और ना ही मुझे फ़ोन करे। मैं अब इससे दूर ही रहना चाहता था। मेरे लिए अब कृष्णा होटल में रहना भी शदीद ख़तरे का बायस था, लेकिन मिशन पाम ऑयल नारोमनी वालों ने मुझे इस होटल का पाबंद कर दिया था। इनकी तरफ से कोई कॉल भी नहीं आई थी कि मैं इन्हें इतलाक़ करके किसी दूसरे होटल में चला जाता। मैं इस होटल में क़याम करने पर मजबूर था। मैं मालिनी को नमस्कार कहकर चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद मैंने पलट कर देखा। कोठियों की कतार दूर तक सुनसान थी। कोई शख्स मेरा पीछा नहीं कर रहा था। ये वीरान सी सड़क थी। कुछ फासले से ढलानी छतों वाली कोठियाँ बनी थी जिनमें रोशनियाँ हो रही थीं। कोई कोठी ऐसी नहीं थी जिसके अहाते में नारियल के दरख्त ना झूम रहे हों। यहाँ से गुजर कर मैं बड़ी सड़क पर आया तो वहाँ खासी चहल पहल थी। दोनों जानब इमारतों में दुकानें और स्टोर खुले थे। साड़ी पोश हिंदू औरतें तिलक लगाए घूम फिर रही थी। मुझे मालिनी के माथे पर लगा हुआ सुर्ख तिलक याद आ गया। ये तिलक इसकी सांवली पेशानी पर रात के वक़्त शोले की साकत रो की तरह लग रहा था। ये विष्णु तिलक था। जनूबी हिंद के विष्णु हिंदू औरतें गोल बिंदियाँ नहीं बल्कि शोले की तर्ज का सुर्ख तिलक लगाती हैं। जूं जूं होटल करीब आ रहा था मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मेरी रफ्तार भी आहिस्ता हो गई थी। होटल से कोई 50 कदम के फासले पर एक बस स्टॉप था। मैं इसकी ओट में हो गया। होटल के बाहर खामोशी थी। किसी वक्त कोई गाड़ी आकर दम भर कर और सवारी उतार कर वापस चली जाती। 2-4 साड़ी पोश तामिल औरतें
अपने बच्चों के साथ होटल की तरफ जाती हुई वहाँ से गुजरी तो मैं इनके साथ हो लिया। मैंने इनके और अपने दरमियान इतना फासला रखा कि वो समझें मैं इनके साथ नहीं हूँ और दूर से देखने वाला ये समझे कि मैं इनके साथ हूँ। ये औरतें तेलुगु ज़बान में बातें करती होटल में किसी से मिलने जा रही थीं। होटल के दरवाजे से गुजरकर सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे में पहुँच गया। मैंने मज़ीद 2 दिन कमरे में बंद पड़े रहने का प्रोग्राम बना लिया था। अगले रोज़ दोपहर के बाद कमरे की घंटी बजी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने वही धोती पोज, सांवला दुबला पतला खुफिया मिशन का आदमी खड़ा मुस्कुरा रहा था। इसके हाथ में एक थैला था, कंधे से छतरी लटक रही थी। इसने नमस्कार कहा और मज़ीद कोई बात किए बगैर जेब से एक नीला लिफाफा निकाल कर मेरे हवाले किया और खामोशी से वापस चला गया। मैंने दरवाज़ा बंद करके लिफाफा चेक किया। अंदर से एक जर्द कागज़ निकला जिस पर अंग्रेज़ी में चंद हरूफ टाइप किए हुए थे। कर्नल नारोमनी, आज शाम 5 बजे ग्रीन पार्क गेट पर पहुंच जाना। पाम ऑयल नारोमनी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि इस होटल से तो निजात मिलने वाली थी। इस खास से ज़ाहिर था कि मुझे इस नकाबपोश फौजी के पास अंडरग्राउंड ले जाया जाएगा। ठीक 5 बजे मैं टैक्सी लेकर ग्रीन पार्क के गेट पर पहुंच गया। गेट से कुछ दूर स्याह रंग की एक फौजी जीप खड़ी थी। मुझे गेट पर खड़े देखकर जीप रेंगती हुई मेरे पास आकर रुक गई। इसको वही सांवला धोतीपोश आदमी चला रहा था। मैं जीप में बैठ गया। जीप थोड़ी देर बाद पूरी रफ्तार से शहर की कुशादा सड़कों पर उड़ी जा रही थी। आखिर जीप इस मकाम पर पहुंच गई जहां पाम के दरख्तों के दरमियान एक छोटी सड़क निकलती थी। पहले की तरह यहाँ मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। कुछ दूर जाकर जीप ने चंद चक्कर लगाए, फिर एक तरफ रवाना हो गई। जीप एक ज़ेरे ज़मीन सुरंग में दाखिल होती महसूस हुई। जीप रुक गई। मेरी आंखों से पट्टी उतार कर स्याह नकाब पहना दिया गया। अब हम पैदल ही नीम रोशन अंडरग्राउंड राहदारी में चल रहे थे। हम एक कमरे में दाखिल हो गए। मेरा गाइड मुझे छोड़कर चला गया। ये वही छोटा सा कमरा था जिसके वस्त में एक बेजवी मेज़ बिछी हुई थी। 2 कुर्सियां आमने सामने रखी थी। मैं कुर्सी पर बैठा ही था कि दरवाज़ा खुला और वही भारी भरकम फौजी वर्दी वाला आदमी अंदर आ गया। इसका चेहरा इसी तरह नकाब में ढका हुआ था। मैं एहतरामन उठ खड़ा हुआ। इसने हाथ के इशारे से मुझे बैठने को कहा। इसके हाथ में एक स्याह ब्रीफकेस था। कुर्सी पर बैठते ही इसने ब्रीफकेस से एक चिपटा सा चौबी बॉक्स निकाला। इसे मेज़ पर रखा और तेज़ चमकीली नज़रें मेरे चेहरे पर गाड़ते हुए आहिस्ता से अंग्रेज़ी ज़बान में बोला, कर्नल नारोमनी, हमारा मिशन चूँकि बहुत एमरजेंसी का है, इसलिए हमने लेबॉर्ट्री में दिन रात काम करके V2 की इतनी गोलियां तैयार करवा ली हैं जो पाकिस्तान में तुम्हारे इस मिशन के लिए नागज़ेर हैं। इसने बॉक्स का ढक्कन उठाया। इसमें से माचिस जितनी बड़ी एक डब्बियाँ निकाली। इसमें 5 V2 गोलियां हैं। ये गोलियां तुम्हें जिन लीडरों को खिलानी होंगी इनका नाम नोट कर लो। इसने मुझे पाकिस्तान के कुछ अहम सियासी शख्सियतों के नाम बताए जो मैंने नोट कर लिए। फिर V2 गोलियों वाली डब्बियाँ मेरे हवाले कर दी। इन गोलियों का कोई रंग और जायका नहीं है। तुम आसानी से किसी भी मशरूब में घोल कर इन्हें पिला सकते हो। कोड बुक और ख़ास किस्म का ट्रांसमीटर तुम्हें दिल्ली में हमारा आदमी देगा। मैं तुम्हें अब एक बेहद अहम हथियार दे रहा हूँ जो ना सिर्फ मुश्किल वक़्त में तुम्हारी हिफाजत करेगा बल्कि दुश्मन को इस तरीके से हलाक करेगा कि दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर भी लाश का पोस्टमार्टम करके यह मालूम नहीं कर सकेगा कि इस शख्स को जहर से मारा गया है। इसने नीले रंग के कागज़ में लिपटा हुआ सिगरेट के साइज का एक नस्वारी सिगार निकाल कर दिया और बोला, बज़ाहिर ये एक मामूली सिगार है मगर इसका पिछला निसफ हिस्सा साइनाइड से भरा हुआ है। ये दुनिया का सबसे महलिक जहर है। इस सिगार के वस्त में एक पिन पॉइंट है। बवक्त ज़रूरत तुम इस सिगार को अपने मुंह में दबा कर चाहे सुलगाओ चाहे हाथ में रहने दो, लेकिन इसका रुख दुश्मन के किसी भी हिस्से की तरफ कर दो और फिर वस्त में थोड़ा सा दबा डालो। सिगार से एक नज़र न आने वाली फवार निकल कर दुश्मन के जिस्म से टकराएगी, इसके जिस्म पर फारज करेगी और वो वहीं मर जाएगा। इसमें जो सियाल भरा हुआ है वो 100 आदमियों को मारने के लिए काफ़ी है। इसके बाद तुम्हें दूसरा सिगार दे दिया जाएगा। मैंने वो सिगार भी V2 काया पलट गोलियों की चपटी डबिया के साथ ही जेब में रख लिया। मैंने इससे पूछा कि मुझे कब दिल्ली रवाना होना है ताकि मुझे वहाँ से पाकिस्तान स्मगल किया जा सके। तो वो बोला, जो आदमी तुम्हें दिल्ली हेडक्वार्टर तक पहुँचाने का चार्ज लेगा
वो काठमांडू से 10 रोज़ बाद त्रिचनापुली पहुंचेगा। मैंने कहा कि मुझे कृष्णा होटल तब्दील करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि इस होटल के बिस्तरों और सोफ़ों में खटमल बहुत है। लेकिन इसने ब्रीफकेस बंद करते हुए जज्बात से आरी लहजे में कहा, तुम्हें होटल बदलने की इजाज़त नहीं, बस मज़ीद 10 रोज़ गुजारा करो। ये कहकर वो कमरे में से चला गया। इसके जाते ही धोतीपोश मद्रासी एजेंट अंदर आया और मुझे इशारे से अपने साथ चलने के लिए कहा। इसने मुझे एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बाद वापस पहुंचा दिया। कृष्णा होटल की मुसीबत वैसी की वैसी मेरे सर पर खड़ी थी। मजबूर था, क्या कर सकता था। मैंने इसी होटल का रुख किया। एक दिन और एक रात में होटल में ही पड़ा रहा। दोपहर के खाने के बाद बूंदाबांदी शुरू हो गई। ठंडी हवाओं में नारियल के दरख्त झूमने लगे। मौसम बेहद खुशगवार हो गया। जनूबी हिंद की बारिश में एक ख़ास किस्म की रोमानवी सहर अंगेजी थी। हवा में नारियल, रजनीगंधा और सीतागली के फूलों की धीमी धीमी महक रची हुई थी। ख्यालात V2 पलट गोलियों वाला पैकेट अपनी नोटबुक के साथ मैंने कमरे के एक खुफिया जगह में छुपा दिया था। अलबत्ता जहरीला सिगार जेब में ही रखा था। मुझे यहाँ भी किसी वक्त इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। मौसम ने मुझे बेख्तियार कर दिया। जी चाहा कि किसी बाग में जाकर चहलकदमी करूं। 48 घंटों से कमरे में बंद था। मैंने छतरी उठाई, कमरा लॉक किया और होटल से निकलकर फुटपाथ पर चलने लगा। मैंने छतरी इस तरह थाम रखी थी कि किसी को मेरा चेहरा नजर ना आए। सड़क पर एक खाली टैक्सी खड़ी तो मैंने हाथ देकर इसे रोक लिया और ड्राइवर से अरुषि टेम्पल की तरफ चलने को कहा। ये दुर्गा देवी की एक उतार अरुषि देवी का मंदिर था और शहर से बाहर एक पुरफजा मकाम पर झील के किनारे वाक़या थी। मुझे अरुषि देवी के मंदिर से कोई सरोकार नहीं था, लिहाजा मैं झील के किनारे बाग के गेट पर उतर गया। बूंदाबांदी इसी तरह हो रही थी। मैं छतरी तान कर बाग में दाखिल होने ही लगा कि एक गाड़ी मेरे करीब आकर रुक गई और फिर मालिनी आयर की आवाज़ आई, मिस्टर तिवाड़ी, आप रामेश्वरम से कब वापस आए? आओ मंदिर में फूल चढ़ाओ, फिर इकट्ठे झील की सैर करेंगे। मैंने इर्द गिर्द एक गहरी निगाह डाली। बूंदाबांदी में कम लोग दिखाई दे रहे थे। मैंने एक दो बार इनकार भी किया, मगर मालिनी ने ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया। अरे, आप ऋषि देवी को फूल नहीं चढ़ाएंगे? पंजाब के हिंदू तो हर साल यहाँ दर्शन करने आते हैं। वो गाड़ी को एक तरफ से घुमाकर मंदिर के अहाते में ले गई। ऋषि देवी का मंदिर छोटे से टीले पर बना हुआ था। ऊपर पत्थर की सीढ़ियाँ जाती थीं। तामल और मद्रासी औरतें सामग्री में दीप और उदूर लुबान रखे पूजा के लिए ऊपर जा रही थी। सीढ़ियों के शुरू में ही फूलों की दुकान थी। मैंने भी मालिनी के साथ कुछ फूल खरीदे और हम सीढ़ियां चढ़कर मंदिर में पहुंच गए। ऋषि देवी का बुत एक दीवार में नस्ब था। इसकी आंखें फटी फटी सी थीं और इसके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कटा हुआ इंसानी सर था। ऋषि देवी एक शेर पर सवार दिखाई दी। मालिनी ने फूल देवी के चरणों में रखे, मोटी तोंद वाला मेहनत से प्रसाद लिया, इसे 10 रुपये का नोट दिया। मैंने भी ऐसा ही किया। जब वापस आने लगे तो मालिनी ने कहा, देखो, मेरे साथ इस कोठी तक चलो, वहाँ एक बड़ा जटाधारी ज्योतिषी रहता है, मैं इससे अपनी किस्मत का हाल मालूम करूँगी। मालिनी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। वो ज्योतिषी से शायद मेरे साथ अपनी शादी की बाबत कुछ पूछना चाहती थी। मैंने कोई इतराज़ न किया और इसके साथ ज्योतिषी की कोठरी में आ गया। कोठरी में दिन के वक्त भी बल्ब जल रहा था। हिरन की चाल पर एक सुर्ख आंखों, फूले हुए पेट और लंबे बालों वाला काला कलोटा ज्योतिषी बैठा माला जप रहा था। इसके पास ही करमंडल और खड़ाऊ पड़ी थी। मालिनी और मैंने ज्योतिषी बाबा को प्रणाम किया। मालिनी ने 50 रुपये का नोट निकालकर ज्योतिषी के कदमों में रख दिया और तामिल ज़बान में कुछ कहा। ज्योतिषी ने अपने फूलदार थैले में से हाथी दांत की 2 डबिया और एक सलहट निकाल कर सामने रख ली। फिर मालिनी से 2-4 बातें की। इसके बाद ज्योतिषी सलहट पर मालिनी का जायचा बनाने लगा। जायचा बनाने के बाद इसने मालिनी से बातें शुरू कर दी। वो तामिल ज़बान में बातें कर रहे थे। 1-2 बार ज्योतिषी ने मेरी जानब इशारा किया और मालिनी मेरी तरफ देखकर शर्मा गई। इसके बाद मालिनी ने मुझसे अंग्रेज़ी में कहा, ये तुम्हारा भी जायचा बना रहे हैं। जानते हो ये हमारे ब्याह के बारे में क्या कह रहा है? अगर तुम चाहो तो ये ब्याह हो सकता है। तुम्हारा क्या ख्याल है तिवाड़ी? मेरा वही ख्याल है जो तुम्हारा है, मैंने हंसकर कहा। मालिनी बेहद खुश हुई और तामिल में ज्योतिषी से कुछ कहा। ज्योतिषी स्लेट पर मेरा जायचा बनाते हुए ज़रा सा मुस्कुरा दिया। जायचा बनाने से पहले इसने मुझसे अंग्रेज़ी में मेरी तारीख पैदाइश पूछी थी।
मेरे मुंह से दुरुस्त तारीख पैदाइश निकल गई, हालांकि मैं इसे गलत भी बता सकता था। फिर सोचा कि जायचा बनाकर ये क्या करेगा, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि जनूबी हिंद के ये साधु जोशी जब किसी का जायचा बनाते हैं तो इस आदमी का माजी हाल और मुस्तकबिल जायचे पर बेनकाब हो जाता है। जोशी स्लेट पर मेरे जायचे को गौर से देख रहा था और एक बार इसने थैले में से ज्योतिष की कोई किताब भी निकाल कर देखी। फिर वो मालिनी को तामिल ज़बान में कुछ बताने लगा। इसकी बातें सुनकर मालिनी का चेहरा उतर गया, मेरा माथा ठनका। कहीं मेरे जायचे ने मेरे मुसलमान होने का राज तो नहीं खोल दिया। मैं एकदम चौकस हो गया। मेरा हाथ अपने आप जेब में जहरीले सिगार पर पहुंच गया। मैंने इस्तफसार किया तो जोशी एक गहरी सांस लेकर बोला, मिस्टर, मुझे तुम्हारे जायचे में मालिनी के साथ शादी नज़र नहीं आती। तुम्हारी जन्म कुंडली तुम्हें मालिनी से हज़ारों वर्ण की दूरी पर रख दिखा रही है। मेरी जान में जान आई। गोया जोशी को मेरे मुसलमान होने का पता नहीं चला था। मैंने जेब से हाथ निकाल लिया और मालिनी से कहा, मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता, आओ झील की सैर करते हैं। मालिनी खामोशी से उठकर मेरे साथ बाहर आ गई। वो बहुत उदास थी। इस पर जोशी की बातों ने गहरा असर किया था। मुझे मालिनी को तसल्ली देने की ज़रूरत तो नहीं थी, फिर भी इसका दिल रखने के लिए बोलता रहा, मगर इस पर शदीद मायूसी तारी थी। जोशी ने कहा कि हमारा ब्याह कभी नहीं हो सकता तिवाड़ी, अगर ऐसा हुआ तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। मैंने इसका हाथ थाम लिया। तुम एक मॉडर्न लड़की होकर भी इस किस्म की दुखियानूसी बातों पर यकीन रखती हो।